स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल झार एडुकेयर में। तो आज के वीडियो में 10 क्लास का इतिहास निर्वाह इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक्स है ना, अर्थशास्त्र जिसको हिंदी में कहते हैं। पहला चैप्टर देखेंगे विकास। विकास इसका पूरा बेहतरीन नोट्स, शॉर्ट नोट्स और बेहतरीन तरीके से समझते भी जाएंगे। ठीक है, तो पूरा वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। पूरा चैप्टर एनसीईआरटी में जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ है इस चैप्टर में सारे चीज़ों को दिखाएंगे, सारी चीज़ों को समझाएंगे। कॉपी पेन लेकर के नोट्स करते जाइए, इससे बेहतर नोट्स आपको कोई नहीं कराने वाला है। इसीलिए वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहें। शकल हटाते हैं, खराब दिख रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। अर्थव्यवस्था किसको कहते हैं? ये सबसे पहले अर्थव्यवस्था तो एक ढांचा जिसके अंतर्गत लोगों की आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। लोगों के आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन जिस ढांचे के अंतर्गत किया जाता है, माने एक ऐसा सिस्टम जिसमें लोग, इंसानों का जो आर्थिक क्रिया है, काम धंधा है जिससे पैसा कमाता है, तो वैसे काम धंधों का ऐसे क्रियाओं का अध्ययन कराया जाता है, तो उसको अर्थव्यवस्था कहते हैं। क्लियर है? तो आगे बढ़ेंगे। विकास के लक्ष्य भिन्न भिन्न और परस्पर विरोधी कैसे? क्वेश्चन डायरेक्ट यहां से कह सकता है, विकास का लक्ष्य जो है भिन्न भिन्न और परस्पर विरोधी कैसे है? तो देखिए प्रत्येक व्यक्ति या समूह के विकास के लक्ष्य भिन्न भिन्न हो सकते हैं और कई बार इनकी प्रकृति परस्पर विपरीत भी हो सकती है। माने हर इंसान का लक्ष्य जो है, विकास का लक्ष्य अलग अलग हो सकता है। हम यूट्यूबर हैं, हमको 1 लाख देख लेगा विकास कर जाएंगे। ये वीडियो 1 लाख अगर देख लिया ना, वायरल हो गया, तो हमारा विकास इसमें है। आप स्टूडेंट है, आप पढ़ लिख के मैट्रिक पास बढ़िया से कर लीजिएगा, आपका विकास लगेगा, हाँ विकास कर रहे हैं। तो भिन्न भिन्न लक्ष्य हो सकता है विकास का। उदाहरण दे रहे हैं, नहीं तो ये उठपटांग का बोल रहे हैं। और कई बार इसका प्रकृति परस्पर विपरीत भी होता है। जैसे हमारा विकास किसी का विनाश भी हो सकता है, या किसी का विनाश हमारा विकास भी हो सकता है, या किसी का विकास हमारा विनाश भी हो सकता है। इस तरह से उल्टा होता है ना, किसी का विकास किसी के लिए विनाश हो सकता है। ठीक है, जैसे नदी पर बांध बनाना विकास का काम है, लेकिन आसपास जो इलाका है वो डूब जाता है, वो लोग को क्या बोलते हैं, उसको विस्थापित कर दिया जाता है, तो उन लोग के लिए विनाश है। पेड़ पौधा जीव जंतु जो वहाँ पे है जलमग्न हो जाता है, तो उन लोग के लिए विनाश है। तो एक विकास दूसरे के लिए विनाश भी हो सकता है, यानी इसकी प्रकृति जो है परस्पर विपरीत भी हो सकती है, उल्टा भी हो सकता है। एक के लिए विकास और दूसरे के लिए विनाश का कारण भी बन सकता है। क्लियर है? तो विकास का लक्ष्य भिन्न भिन्न और परस्पर विरोधी कैसे है, समझ में जरूर आया होगा। उदाहरण में लिख सकते हैं, नदी में बांध बनाना नुकसान एक के लिए फायदा। वहां के किसानों को विस्थापन कर दिया, मतलब तो विस्थापन हो गया तो उसका तो विनाश ना हुआ और सरकार का फायदा हो सकता है, या जो बांध बना है उसका फायदा हो सकता है। आय के अतिरिक्त अन्य कारक जो हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, मतलब कहने का मतलब तात्पर्य है इसका कि मैंने पैसा रुपया के अलावा कोई चीज़ है जो हमारे जीवन को महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है जीवन में, तो वो है। पैसे सब कुछ नहीं होता है, पैसा बहुत कुछ है लेकिन सब कुछ नहीं है। तो आय के अतिरिक्त बेहतर जीवन के लिए परिवार का भी होना जरूरी है। अकेले रहिएगा तो कतनू कमा के का कीजिएगा, जनी छुआ रहबे नहीं करेगा तो ये भी जरूरी है। रोजगार भी जरूरी है। चोरी चमारी करके कमाइएगा, रोजगार बढ़िया रहेगा, उससे कमाइएगा, फर्क है ना, खुशी खुशी रहिएगा। मित्रता भी जरूरी है, कोई दोस्त यार नहीं रहेगा तो खर्चवा कहाँ करिएगा। सुरक्षा और समानता की भावना भी जरूरी है, सुरक्षा भी जरूरी है। बहुत पैसा है और डरे, मतलब लग रहा है कि निकले और कोई गोली मार देगा या कुछ हो जाएंगे, मतलब सुरक्षा नाम का कोई चीज़ें नहीं, कोई ये लूट लेगा, अभी मेरे पास पैसा अभी जाएंगे लूट लेगा, ऐसा डर रहा है। तो जीवन तो ऐसा जीवन नहीं, नरक है। तो सुरक्षा भी जरूरी है और समानता की भावना भी जरूरी है, माने सब में समान भाव। ऐसा नहीं कि काचा चढ़ गया तो एकदम ठाले चले, ऐसा नहीं। समानता, सबको एक समान नजर से। शांतिपूर्ण माहौल भी जरूरी है।
पैसा ठीक है ठाक कमा रहा है, लेकिन माहौल ऐसा माहौल में रहते हैं गुलगुलिया जिसको बोलते हैं हम लोग, तो ऐसे गुलगुलिया वाला में गड़बड़ है, कचवा आ रहा है, लेकिन माहौल सही नहीं है तो दिमाग सही नहीं रहेगा, दिमाग हैंग रहेगा, बीमार उमार पड़ते रहिएगा। तो ये सारा चीज़ जो है बड़ा महत्वपूर्ण है। इनकम के अलावा, आय के अलावा, है ना, परिवार एक अच्छा खासा, रोजगार अच्छा खासा, मित्रता अच्छा खासा, सुरक्षा अच्छा खासा, समानता की भावना और शांतिपूर्ण माहौल में रहना। ठीक है, क्योंकि मुद्रा से केवल भौतिक वस्तु ही खरीदी जा सकती है। पैसा, मुद्रा मतलब पैसा, पैसा से सिर्फ भौतिक वस्तु ही खरीदी जा सकती जो दिखता है। मन की शांति नहीं खरीदी जा सकती है, खुशी नहीं खरीदी जा सकती है, किसी का प्यार, किसी का मित्रता, किसी से का सुरक्षा, ये सब नहीं खरीदी जा सकती है। ठीक है, अपना परिवार नहीं खरीदी जा सकती पैसा से। तो पैसा है, बहुत कुछ है, लेकिन सब कुछ नहीं है। पैसा के अलावा परिवार, रोजगार, मित्रता, सुरक्षा और समानता की भावना, शांतिपूर्ण माहौल, ये सारा कुछ जरूरी है। आगे बढ़ेंगे, आर्थिक विकास को समझेंगे। ऐसी क्रिया, एक ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा एक अर्थव्यवस्था की वास्तविक प्रति व्यक्ति आय दीर्घ अवधि में बढ़ती है। आर्थिक विकास किसको कहते हैं? तो एक ऐसा प्रक्रिया जिसके द्वारा अर्थव्यवस्था की वास्तविक जो है प्रति व्यक्ति आय, माने प्रति व्यक्ति का इनकम, आय दीर्घ अवधि में बढ़ती है, माने आगे जाके बढ़ने वाला है। मतलब क्या कहेंगे? आर्थिक विकास हो रहा है, देश आर्थिक विकास हो रहा है, यानी प्रति व्यक्ति, हर इंसान का इनकम बढ़ने वाला है। तो प्रति व्यक्ति, इसे बोलते हैं प्रति व्यक्ति आय, है ना, प्रति व्यक्ति आय में बढ़ोतरी हो रही है, मतलब देश आर्थिक विकास की ओर बढ़ रही है ना। आर्थिक माने वही पैसा उसा में विकास। और आर्थिक विकास के लिए साक्षरता की अनिवार्यता, माने साक्षरता क्यों जरूरी? साक्षरता माने पढ़ल लिखल क्यों जरूरी है? तो आर्थिक विकास, बिना पढ़ल लिखल का विकास करना संभव नहीं है। तो इससे ज्ञान व दक्षता प्राप्त होती है। पढ़ने लिखने से क्या ज्ञान व दक्षता प्राप्त होती है। रोजगार का स्तर बढ़ता, पढ़ लिख रहेगा, नए नए रोजगार का स्तर बढ़ेगा, मतलब नए नए रोजगार खुलेगा, नए तकनीकों का प्रयोग व का स्तर बढ़ेगा, नए नए टेक्नोलॉजी का उपयोग होगा। पढ़ेगा लिखेगा तब ना, इसलिए बोलते बढ़िया से पढ़ो। तो पढ़ते नहीं, फ्री में पढ़ा रहे, फिर भी नहीं पढ़ता है। लोगों में स्वास्थ्य, पर्यावरण आदि के प्रति जागरूकता बढ़ेगी। पढ़ल लिखल रहेगा, इंसान अपना स्वास्थ्य को समझेगा, लोगों का स्वास्थ्य को समझेगा, पर्यावरण को समझेगा, पर्यावरण के प्रति जागरूक रहेगा। पढ़ल लिखल जरूरी है। नए नए उद्योगों की स्थापित करने की क्षमता बढ़ेगी, नए नया फैक्ट्री, दुकान, मतलब नया नया उद्योग, नया नया क्या बोलते हैं बिजनेस, ये सब करने का आइडिया मिलेगा, है ना, ताकि और लोगों को भी, दूसरे लोगों को भी रोजगार देने का काम करेगा वो, है ना, पढ़ेगा लिखेगा। तो इसलिए बबू पढ़ो लिखो बढ़िया से, है। लेकिन तू लोग पढ़ता है खाली परीक्षा पास किसी तरह हो जाएगा, तो ऐसे नियतें खराब है तो फिर कहाँ कामयाब होगा। एक देश की आय क्या है? माने कोई देश का इनकम, तो किसी देश की आय उस देश के सभी निवासियों की आय, माने उस देश में जितना निवास करता है सभी का आय को जोड़ दिया जाए तो उसको बोलते उस देश की आय। इससे हमें देश की कुल आय ज्ञात होती है, माने उस जितना वहाँ आदमी, देश बनेगा, देश अपने काज से कमाएगा, आदमी नहीं कमाएगा, तो उस देश का आदमी लोग जितना आदमी वो सब जितना कमाता है पैसा, उसी को जोड़ नार के कहते हैं कि ये जो भारत देश है इसमें इतना ही इसका आय है, तो पाकिस्तान का इतना है, तो चाइना का इतना है, ठीक है। देशों के मध्य विकास को मापने वाले कारक, देश के मध्य में जो विकास है उसको का चीज से मापते हैं। देशों के मध्य विकास को नापने के लिए औसत आय के साथ सार्वजनिक सुविधा की उपलब्धता, औसत आय यानी प्रति व्यक्ति औसत आय जो है कितना है उसके हिसाब से सुख सुविधा, सार्वजनिक सुख सुविधा, स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल, ये सब का जो सुविधा है, स्वास्थ्य सेवा, ये सब को ध्यान रखा जाता है विकास को नापने के लिए। फिर जन्म और मृत्यु दर, यानी कितना लोग जन्म ले रहे हैं और कितना मर रहे हैं उसमें, है ना, तो जन्म मृत्यु दर, जन्म दर क्या है, मृत्यु दर क्या है, वो सब का ख्याल, वो सब के हिसाब से भी विकास को नापते हैं। जीवन प्रत्याशा जीवन कितना बढ़िया है, प्रदूषण मुक्त वातावरण है ना, प्रदूषण कितना कम, वो सबको मिला जुला कर इन मापकों का
उपयोग करके और देश के मध्य विकास को नापा जाता है। ठीक है, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हैं आगे बढ़ेंगे। देश की औसत आय की गणना, तो प्रत्येक देश के लिए औसत आय की गणना अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा डॉलर में की जाती है। ठीक है, डॉलर में कराया जाता है देश की औसत आय, औसत एवरेज इनकम जो देश का है उसकी गणना। ठीक है, किसमें? डॉलर में। अगला प्रश्न है, एक विकासशील और विकसित देश की भूमिका मुख्य विशेषता क्या है? विकासशील देश और विकसित देश। तो सबसे पहले विकसित देश समझ लेते हैं। विकसित देश तो नई तकनीक व विकसित उद्योग, एकदम नया तकनीक उस देश में है और पूरा विकसित जितना उद्योग है विकास किया हुआ है। उच्च स्तरीय रहन सहन यानी एकदम एडवांस जीवन शैली है। उच्च प्रति व्यक्ति आय माने हर एक इंसान की इनकम बहुत ज्यादा है। साक्षरता दर उच्च माने पढ़ल लिखल भी बहुत है ना, गुणवान। लोगों की स्वास्थ्य स्थिति बेहतर, जन्म दर और मृत्यु दर में कंट्रोल है ना, मृत्यु दर ज़्यादा लोग मृत्यु दर माने ज़्यादा नहीं मर रहे हैं, मृत्यु दर और जन्म दर में कंट्रोल है ना। इस जन्म मृत्यु दर कहते हैं माने पैदा हुआ 100, उसमें से अगर 5% मर गया तो पाँच को मर गया तो 5% मृत्यु दर, इस तरह से 1 साल के अंदर है ना। तो ये सब सारे चीज़ों में कंट्रोल अगर रहे ना तो देश विकास है ना, विकसित देश कहेंगे उसको है ना, जहाँ नया नया तकनीक विकसित हो गया है, नया नया उद्योग विकसित हो गया है, उच्च स्तरीय रहन सहन है ना, जैसे अमेरिका हो गया, चाइना, ये सब। विकासशील देश क्या है? विकासशील देश औद्योगिक रूप से पिछड़े हुए भारत, देख लीजिए। निम्न प्रति व्यक्ति आय मान बहुत कम इनकम, देख लीजिए भारत। साक्षरता दर नियमित माने पढ़ल लिखल भी बहुत कम, भारत को देख लीजिए। सामान्य रहन सहन माने एकदम साधारण है ना, आप मास्टर है फिर भी सेंडू गंजी पहन के पढ़ा रहे हैं अभी, तो रहन सहन एकदम साधारण। बेहतर स्वास्थ्य का अभाव और मृत्यु दर अधिक माने ज़्यादा से ज़्यादा मरने की संख्या यहाँ पे। तो ये विकासशील देश है ना, तो आगे चल के इन सभी पर ध्यान देना चाहिए। विकसित देश बनाने का प्रयास हो रहा है, पर होगा कब ये पता नहीं। आर्थिक नियोजन क्या है? देश के साधनों का लाभ उठाकर देश के विकास को योजनाबद्ध रूप से बढ़ाना ही नियोजन कहलाता है। आर्थिक नियोजन है ना, देश का जो साधन है, जो देश में जो साधन है, जो भी साधन है, उस सभी साधनों का लाभ उठा करके और एक योजनाबद्ध तरीके से देश को आगे बढ़ाना आर्थिक नियोजन कहलाता है। राष्ट्रीय आय क्या है? तो देश के अंदर उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य तथा विदेशों से प्राप्त आय को जोड़ को राष्ट्रीय आय कहते हैं। राष्ट्रीय आय माने मतलब एक देश का आय क्या है? तो जितना देश में उत्पादित वस्तु है, जितना वस्तु उत्पादित होता है इस राष्ट्र में, उसका मूल्य और जो भी सेवा है, जैसे हम पढ़ा रहे हैं, हम तो वस्तु उत्पादन नहीं कर रहे हैं, हम पढ़ा रहे हैं तो एक सेवा दे रहे हैं, तो इस सेवा का जो भी मूल्य है, हम तो आपको फ्री में दे रहे हैं तो आपको मूल्य का मालूम होगा, लेकिन आगे चल के मालूम होगा। ठीक है, तो जो भी सेवा कोई दे रहा है तो उस सेवा का क्या मूल्य है, क्या कीमत है, और विदेश से कितना पैसा आ रहा है, तो सारे कीमत को, सारे पैसों को जोड़ दे। उत्पादित वस्तु यानी कोई जैसे कोयला, पेट्रोलियम है, और जो भी सामान वामान बनता है, लोहा का या कुछ भी चीज़ का, गाड़ी घोड़ा नहीं मैंने समझ रहे हैं, तो जो भी वस्तु है, उत्पादित वस्तु, उस सब का कीमत, और कोई सेवा दे रहा है, कोई पढ़ा रहा है, कोई डॉक्टर है इलाज कर रहा है, तो ये सब सेवा दे रहा है, तो कोई पुलिस वाला तो सेवा दे रहा है, तो सेवा जो है, उस सेवा का जो मूल्य है, उसका जो कीमत है, वो सारा कीमत को जोड़ेंगे। और कोई विदेश से पैसा आ रहा है, जैसे हम आपको सेवा दे रहे हैं फ्री में, मेरे विदेश में पैसा आ रहा है, अमेरिका हमको दे रहा पैसा, तनी नहीं दे रहा, बहुत नहीं दे रहा। ठीक है, बढ़िया से वीडियो शेयर कीजिए तो आपसे लेना शुरू करेंगे भाई ना, तब पेट चलेगा हमारा। तो विदेश से पैसा आ रहा है, तो ये सारे पैसे को जोड़ करके और बोलते हैं कि इस राष्ट्र का इनकम इतना है, भारत का। प्रति व्यक्ति आय क्या है? प्रति व्यक्ति आय तो देश का जो आय है, देश का कुल आय को उस देश की जनसंख्या से भाग दे देते हैं। पूरा देश में जितना इनकम हो रहा है और जब देश में जितना जनसंख्या उससे भाग दे देते हैं, तो प्रति व्यक्ति आय निकल जाएगा उसमें। ठीक है, तो प्रति व्यक्ति आय जो होता है, ये फिक्स नहीं है कि प्रति व्यक्ति आय
एकदम सब आदमी का उतना ही होगा जितना निकाला जाता है, नहीं। काहे कि जो 1 करोड़ एक दिन में कोई कोई भी कमाता है, तो 1 करोड़ वाला और जो 1 रुपया नहीं कमाता है महीनों में सालों भर में, उससे भी भाग दिला जाता है, मानो उसमें भी बंटवारा हो जाता है वो पैसा, ठीक है, भले वो 1 रुपया नहीं कमाता है। काहे कि टोटल इनकम पूरा देश में, चाहे एक अमीर आदमी कमा रहा है एक गरीब आदमी, है ना, बड़ा से बड़ा कोई करोड़ रुपया कमा रहा है, कोई 1 रुपया नहीं कमा रहा है, वही सबका जोड़ और सबसे भाग दिया जाता है, जितना जनसंख्या सबसे, माने कल जन्मा है कुछ हुआ, पैदा हुआ है तो ओकरा से भी भाग दे दिएगा। तो वो बेचारा 20-25 साल 30 साल लगेगा उसको कमाने, उससे भी भाग दिया गया, है ना, माने उसका में हिसाब में पैसा आया, इसीलिए उतना इनकम होता है। तो सबको उस इनकम को कहा कहते हैं, जब पूरा इनकम जो है भारत पूरे देश में जितना पैसा है सब पैसा को जनसंख्या से भाग देंगे तो उसका बोलेंगे प्रति व्यक्ति आय, ठीक है। तो भारत मध्य आय वर्ग के देश में आता है। मध्य आय में बहुत बेसी भी नहीं है, बहुत कम भी नहीं है, क्योंकि इसकी प्रति व्यक्ति आय 2019 में केवल US डॉलर में $6700 प्रति वर्ष था, है। भारत का देखिए इनकम प्रति व्यक्ति आय कितना, $6700 एक साल में प्रति वर्ष, है ना। 6700 को 80 से गुना कर लीजिए कितना रुपया हो। तो ये स्थिति, मतलब भारत बहुत गरीब देश भी नहीं, बहुत अमीर भी नहीं, बीच बीचा वाला है। शिशु मृत्यु दर क्या है? शिशु माने बच्चा, भाई 1000 जीवित बच्चों में से एक वर्ष में, एक वर्ष से पहले जो बच्चा मर जाता है, किसी वर्ष में पैदा हुए 1000 जीवित बच्चा, एक साल में जैसे 1000 बच्चा पैदा हुआ, तो ये 1000 बच्चा में से एक साल होने से पहले कितना मर गया, उसी को शिशु मृत्यु दर कहते हैं। साक्षरता दर क्या है? पढ़ल लिखल दर, है ना। तो 7 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों में साक्षर जनसंख्या का अनुपात, साक्षर माने पढ़ल लिखल जनसंख्या का अनुपात को साक्षरता दर कहते हैं, ठीक है। माने 7 वर्ष और उससे अधिक आयु कितना आदमी है, 7 वर्ष और 7 साल और उससे अधिक आयु के लोगों में साक्षर जनसंख्या का अनुपात, मतलब कि 7 साल और उससे अधिक का इंसान कितना है, उसको किससे भाग देंगे या किससे अनुपात निकालेंगे? साक्षर माने पढ़ल लिखल आदमी से, तो उसी को साक्षरता दर कहते हैं, ठीक है। समझ गया? आगे बढ़ेंगे। निवल उपस्थिति अनुपात क्या है? तो 14 तथा 15 वर्ष की आयु के स्कूल जाने वाले कुल बच्चों का उस आयु वर्ग के कुल बच्चों के साथ प्रतिशत निवल उपस्थिति क्या है? तो 14 तथा 15 वर्ष का जो बच्चा है, आदमी है, आदमी नहीं कहेंगे, बच्चे नहीं कहेंगे, 14 से 15 वर्ष के आयु के जो बच्चे स्कूल जाते हैं उसको निकाल देंगे परसेंट, किससे कि कुल आदमी कितना है, कुल बच्चा कितना है 14 से 15 साल वाला। जैसे 14 से 15 साल वाला अगर 500 बच्चा है, उसमें से 400 स्कूल जा रहा है, तो 400 को ऊपर रखेंगे, नीचे 500, टोटल बच्चा को 500 नीचे गुना 100, परसेंट ऐसे निकालते हैं। मैथ पढ़ाए ना, मैथ हम क्या समझाएं परसेंट निकालने का, जिसका परसेंट निकालना है उसको ऊपरे, टोटल को नीचे गुना 100, ऐसे ना समझाते हैं। तो वैसे 400 अगर जा रहा है स्कूल तो 400 ऊपर रहेगा, टोटल बच्चा 500 था तो 500 नीचे, अगर आप परसेंट निकाल देंगे तो 0 से 0 कटेगा, 5 8 40 0, माने 80% जो है निवल उपस्थिति दर है, अनुपात। तो ठीक है, ठाक है, ऐसा रहने बहुत बढ़िया। लेकिन 500 में 400 थोड़ी स्कूल जाता है, नहीं जाता है। BMI क्या है? शरीर का द्रव्यमान सूचकांक पोषण वैज्ञानिक किसी वयस्क के अल्पपोषित होने की जांच, अल्पपोषित माने पोषण की कमी उसमें हो रहा है, उसके शरीर में खाने पीने की कमी हो रही है, तो उसकी जांच करने के लिए BMI का उपयोग करते हैं। यदि यह 18.5 से कम आया तो व्यक्ति कुपोषित हो जाएगा। कुपोषित माने भोजन का अभाव है, उसमें सही भोजन उसको नहीं मिला। और अगर 25 से बेसी हो गया तो मोटापा, माने उसको जरूरत से ज़्यादा मिल गया, बड़का को लादा निकल जाएगा, है ना। हमारा लादा है ना, सूखल, वैसी सूखल भी नहीं, सूखला भले कहता है, तो 18 से कम नहीं होगा हमारा, तो ठीक है। ये 18 से कम हुआ तो सूखला माने कुपोषित हो जाएगा एकदम, है ना, एकदम सूखल, हड्डी उड्डी दिखने लगे। और 25 से बेसी हो गया तो लादा निकलेगा। मानव विकास सूचकांक का है, तो आय व अन्य कारकों की समा के
प्राकृतिक सूची, इसके आधार पर किसी देश को उसकी गुणवत्ता के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। यह विभिन्न देशों में विकास के स्तर का मूल्यांकन करने का मापदंड है। इसमें देशों की तुलना लोगों के शैक्षिक स्तर, स्वास्थ्य स्थिति और प्रति व्यक्ति आय से करा जाता है। प्रति व्यक्ति आय से करा जाता है, ठीक है। क्या था? मानव विकास सूचकांक है ना, तो एक लिख लीजिए। मानव विकास सूचकांक भारत में स्थान कितना है? तो 136वां स्थान है। विकास की धारणीयता क्या है? विकास की धारणीयता से अभिप्राय है कि पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना विकास करना तथा वर्तमान पीढ़ियों की जरूरतों के साथ साथ भावी पीढ़ियों ने आने वाली पीढ़ी, अपना नाती पोता के का भी ख्याल रखा जाए, है ना, कि जरूरतों का भी ध्यान रखा जाए। समझे बात को? इसी को भूगोल में पढ़ेगा तो कहेगा उसको सतत पोषणीय विकास, है ना, सतत पोषणीय विकास। अर्थशास्त्र में, इकोनॉमिक्स में पढ़ रहे हैं तो इसको क्या करें? विकास की धारणीयता। तो सतत पोषणीय विकास या विकास की धारणीयता एक बात है, माने जो भी संसाधन है पर्यावरण का, उसको ऐसा उपयोग करे कि अपना भी काम बने और आने वाले पीढ़ी, अपना बेटा का बेटा से आने वाला, मतलब आने वाले भावी पीढ़ी, लंबे पीढ़ी तक चीज़ें रही सही सलामत और वो लोग भी उपयोग कर पाए। ऐसा नहीं कि अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता, ऐसा सोच नहीं रखने का। खुद भी यूज करे और दूसरों का भी हक का ख्याल रखा जाए। आगे बढ़ेंगे तो विकास की धारणीयता की विशेषताएं क्या है? तो संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग, माने थोड़ा सोच समझ अच्छे से उपयोग, अंदाजी नहीं, जितना ज़रूरत है उतना ही उपयोग करें ताकि आने वाले लोग भी उसका लाभ उठा सके। नवीकरणीय संसाधनों का अधिकतम उपयोग, ऐसा संसाधन का उपयोग कर जो नहीं खत्म हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा, है ना। नवीकरणीय संसाधन, और नवीकरणीय का नहीं करना है। जैसे कोयला पेट्रोल खत्म होने वाला है, उसका ज़्यादा उपयोग करने से बचनी चाहिए। नवीकरणीय संसाधन का उपयोग करना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। जैसे लाइट उठ के लिए भी नवीकरणीय संसाधन, सौर ऊर्जा सबका प्रयोग करना चाहिए, ज्वार ऊर्जा का प्रयोग करना चाहिए, पवन ऊर्जा का प्रयोग करना चाहिए, ठीक है। क्या कि ये सब खत्म होने वाला चीज़ नहीं है। वैकल्पिक संसाधनों को ढूंढने में मदद, वैकल्पिक कुछ विकल्प, कुछ ऑप्शन ढूंढना चाहिए। कोयला पेट्रोल के अलावा कुछ ऐसा करके ओकरा काम हो कर दे, जैसे सौर ऊर्जा है और बहुत से ऐसी चीज़। संसाधनों के पुनः उपयोग व चक्र प्रक्रिया को बढ़ावा देना चाहिए। कोई भी संसाधन है ना, ऐसा नहीं कि कोयला पेट्रोल कर रहे तो खाली वैसे को, सभी चीज़ों को बचाने की जरूरत है। जो भी संसाधन है तो सभी संसाधनों को ऐसा कुछ करे कि उसका पुनः उपयोग और पुनः चक्रण करा जाए, है। जैसे कपड़े हैं तो नहीं को ना खरोच खाली लग तो फेंक देते हैं, जब तक हो सके उसका यूज करें, हो सके तो एक आध बार सीखे भी उपयोग करें, लेकिन कौन आजकल ना पुनः उपयोग पुनः चक्र नहीं करना चाहता है। कोई वस्तु ही है, लोहा का है, प्लास्टिक, कुछ भी चीज़ का है, थोड़ा सा कुछ वो फेंक देते हैं कचरा में। उससे अच्छा उसको कबाड़ी वालों को दे दो ना, तू बड़ा आदमी है, तोरा को नहीं मत तो फ्री में दे दो तब उसको, ऐसे फेंकने से अच्छा। लेकिन वैसे हम कबाड़ियों वाला से लड़ेगा कि ना 2 रुपया और 1 रुपया और फेंक देगा फ्री में। लेकिन अगर कबाड़ी वाला मांगते तो ना इतना में ना देंगे, 2 रुपया और, तो 1-2 रुपया का लड़ेगा। दे दो गरीब को, है ना। उससे क्या होगा? आपको भले पैसा उससे नहीं मिल रहा, बहुत फ्री में दे, लेकिन वो चीज़ जो है वो काम आ जाएगा। वो चीज़ जो कचरा बन गया था, फेंक दिए थे यूं ही, वो जाएगा फैक्ट्री में, फिर से वो चीज़ बन के आएगा, तो वो कोई उपयोगी हो जाएगा, पुनः उपयोगी हो जाएगा, पुनः चक्रण हो जाएगा उसका, ठीक है। तो ऐसा सोच रहे, लेकिन फ्री में फेंक देगा, लेकिन किसी का भला ही नहीं करेगा। ऐसा इंसान हो गया आजकल का। नवीकरणीय संसाधन क्या है? तो भूमिगत जल नवीकरणीय संसाधन का उदाहरण, भूमिगत पानी जो है जल नवीकरण है। फसल और पौधे की तरह इन साधनों की पुनः पूर्ति प्रकृति करती है ना। तो नवीकरणीय संसाधन ऐसा संसाधन है जिसका पुनः पूर्ति हो जाती है, ठीक है। लेकिन यहाँ भी हम साधनों का अति उपयोग कर सकते हैं, लेकिन यहाँ भी हम इन साधनों का अति उपयोग कर सकते हैं। मतलब ये पूर्ति होता रहता है, इसका अति उपयोग हम कर सकते हैं यहाँ पे। उदाहरण के लिए भूमिगत जल और बरसात द्वारा हो रही पुनः पूर्ति के साथ अधिक, बरसात द्वारा हो रही पुनः पूर्ति से अधिक प्रयोग करते हैं। भूमिगत जल का यदि बरसात द्वारा हो रही पुनः पूर्ति से अधिक प्रयोग करते हैं तो हम इस साधन का अति उपयोग कर रहे हैं। तो अति उपयोग भी नहीं करना है, हम कहने का मतलब है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा वर्ड गड़बड़ाल है, लेकिन यहाँ भी हम इन साधनों का अति उपयोग कर सकते हैं, कर रहे हैं। मतलब अति उपयोग नहीं करना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि नहीं खत्म होने वाला का ठेकान उपयोग कर दे। जैसे पानी तो नहीं खत्म होने वाला है, लेकिन भूख प्यास से आदमी मर जा रहा है आजकल। पानी का कमी बहुत ज़्यादा, पानी की किल्लत बहुत ज़्यादा है, लेकिन पानी को पढ़िएगा नवीकरणीय संसाधन है, खत्म नहीं होगा, लेकिन
पानी खत्म नहीं हो रहा है, लेकिन प्रदूषण तो हो जा रहा है। सही पानी बचबे नहीं कर रहा है। जमीन को भी खोद करके निकालने का प्रयास किया जा रहा है, पानी ही नहीं निकलता है। बोरिंग करके परेशान है, पानी ही नहीं निकलता। बहुत ऐसा जगह है। तो पानी की बहुत किल्लत हो गई, बहुत कमी हो गई है ना। तो पानी नवीकरणीय संसाधन है, फिर भी इसका कमी हो गई। इसलिए अभी ऐसा दौर आ गया है कि अभी ऐसा नहीं कि सिर्फ अनवीकरणीय संसाधन को बचाने की जरूरत है। जो नवीकरणीय संसाधन है, हवा, पानी, पेड़ पौधा, ये सब नवीकरणीय संसाधन है, लेकिन इसको भी बचाने की जरूरत है। अन्यथा जीवन बहुत जल्द खत्म होने के कगार में है। बड़े बड़े जीव जंतु, बहुत सारे जीव जंतु तो विलुप्त हो गए हैं। बहुत जल्द इंसान भी विलुप्त हो जाएगा जैसा स्थिति है। इसीलिए बचाने का प्रयास करें, पानी, हवा, पेड़ पौधे सभी। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। गैर नवीकरणीय संसाधन, तो नवीकरण का ये हाल है, तो गैर नवीकरणीय का क्या हाल होगा वो समझ ही सकते हैं। गैर नवीकरण वैसा है जो कि दोबारा बन ही नहीं सकता है। जैसे कोयला, 1 करोड़ साल लगा है कोयला बनने में, तो खत्म हो जाएगा तो फिर बनेगा नहीं बनेगा। पेट्रोल बनेगा दोबारा नहीं बनेगा। तो वैसे संसाधन गैर नवीकरणीय संसाधन जो कुछ ही वर्षों के प्रयोग के पश्चात समाप्त हो जाते हैं। कोयला अभी जिस तेजी से उपयोग हो रहा है, 200 साल और चलेगा, ऐसा अनुमान लगाया गया है। उसके बाद का जिंदगी क्या होगा सोच सकते हो। पेट्रोल जिस हिसाब से चल रहा है, उस हिसाब से तो अनुमान लगाया जाता है कि मात्र 40-50 साल चलेगा। तो बचाना चाहिए। लेकिन गाड़ी चला रहा है कोई, खड़ा है, फिर भी हूँ ऐठले माने चालू है इंजन, कहिएगा बंद करे तो कहेगा हमारा बाप का पेट्रोल जा रहा है, तोरा बाप का क्या हो रहा है, या मेरा जा रहा है तोरा का जा रहा है। तो देख बबुआ, पैसा तो जा रहा है, जिसका तोरा जा रहा है कि तोरा बाप का जा रहा है, वो पैसा आ जाएगा। पैसा बचाना मकसद नहीं, यहाँ पे पैसा आ जाएगा। पैसा तो मशीन से छपता है, छप जाएगा। पैसा तो हाथ का मैल है, नहाइएगा निकल जाएगा। लेकिन पेट्रोलवा जो खत्म हो रहा है, वो तोरा बाप भी नहीं, तोरा बाप का बाप भी नहीं निकाल बना सकता है। इसीलिए पेट्रोल को बचाना, पैसा नहीं बचाना। पैसा बचाने के लिए कोई गाड़ी को बंद करने नहीं बोलता है, या रेड लाइट में गाड़ी बंद करने को नहीं कहता है कि आपका पैसा 2 रुपया बचेगा उससे। नहीं, पेट्रोल बचेगा। पेट्रोल बचाना मेन है। ठीक है, तो अपना सोच को सही करें। ऐसा नहीं कि हमारा है, हमारा बाप का है कह के कुछ भी बोल दे। इन साधनों का धरती पर एक निश्चित भंडार है ना, कोयला, पेट्रोल, ये सब का, और इनकी पूर्ति नहीं हो सकती, कतई नहीं हो सकती है। इसलिए बचाने का प्रयास करें। तो आज की वीडियो में बस एक सीख लेते जाइए, पूरा चैप्टर पढ़ा दिए, खत्म हो गया। एक चीज़ याद रखिए, है ना, यही कोयला, पेट्रोलियम की चीज़ को थोड़ा बचाने का प्रयास करें, है ना। ऐसा नहीं कि पढ़े एक कान से सुने निकाल दिए, एग्जाम में आया लिख देंगे कि हाँ ऐसा करना चाहिए वैसा करना चाहिए, अपना ज़िंदगी में कुछ अमल लेने का फ़ायदा पड़ेगा। सिर्फ कागजी डिग्री लेके फ़ायदा नहीं है, अपनी रियल लाइफ में भी कुछ अच्छे बातें है तो उसको फॉलो करें, उपयोग में लाए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कोई चैप्टर लेकर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय